वेलकम बैक टू एन अमेजिंग टेड फ्रॉम डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं बच्चे, हम आज सेकंड ईयर को 12th क्लास का पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम इस पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सेकंड ईयर की बायो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने जो बायो पढ़ी थी वो उसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो आपके लिए इरिटेटिंग थे, जिनसे आप तंग होते थे, जो आपको दिलचस्प नहीं लगते थे। लेकिन सेकंड ईयर में सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, जिनमें आपकी बहुत दिलचस्पी पाई जाएगी, बिकॉज सेकंड ईयर सारी आपसे रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमेलिया चैप्टर था, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी केमिस्ट्री इन्वॉल्व थी, रिएक्शंस इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से आप इरिटेट हो भी सकते हैं। बट सेकंड ईयर के सारे कंसेप्ट बच्चे आपसे रिलेटेड हैं और आपको सेकंड ईयर की बायो सारी पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे लेक्चर्स लेते रहिए, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सेकंड ईयर की बायो का पहला चैप्टर है बच्चे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में आप क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम इस चैप्टर को ओवरऑल स्टडी करते हैं। रिस्पायरेशन में सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगी रिस्पायरेशन की टाइप्स, ब्रीथिंग क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, इसके अलावा मायोग्लोबिन पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड आप एक्सचेंज केसेस की कैसे होती है वो पढ़ेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है ये आपकी बुक का। स्टार्ट लेते हैं बच्चे रिस्पायरेशन की डेफिनेशन से। रिस्पायरेशन क्या है बच्चे? रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है बच्चे जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किस तरह से करते हैं और कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाके कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, इस सारे प्रोसेस को हम करते हैं रिस्पायरेशन के अंदर। अब रिस्पायरेशन बच्चे क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए ऑक्सीजन का लेना जरूरी है, क्यों हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना जरूरी है, तो इसलिए इसका हम रीजन पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन का रीजन क्या है बच्चे? ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो, आपकी बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस हो। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे परफॉर्म होते हैं एटीपी के थ्रू। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है, अगर आप में एनर्जी है तो आप हर काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। सेम इसी तरह बच्चे आपकी अगर बॉडी के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होती है, एटीपी क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, एटीपी क्या होती है? एनर्जी होती है आपके पास। अब आपकी बॉडी में बच्चे एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो आपके सेल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर आपके सेल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो इंटरनली आपकी बॉडी परफेक्ट रहेगी, और आपकी बॉडी अगर परफेक्ट रहेगी तो आप अच्छा फील करेंगे और आप हर काम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेंगे। सेम इसी तरह बच्चे आपका बीपी क्यों डाउन होता है? कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, अब एनर्जी लेवल डाउन होने से आपकी बॉडी के अंदर सारे प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो रिस्पायरेशन आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन ले लें, या जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो सारी डिपेंड करती हैं एटीपी पे। अगर एटीपी बच्चे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो तब ही सारे एंजाइम्स हैं, ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो परफॉर्म होते हैं। अब एटीपी बच्चे कैसे प्रोड्यूस होती है? वो रिस्पायरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा तो वो जो फूड आप लेते हैं उसके साथ मिलेगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। अब बच्चे क्या होता है कि जब भी आप फूड लेते हो, आपकी फूड में ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं। सेम इसी तरह बच्चे ग्लूकोज के साथ मिलता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उसको रिमूव होना है, तो वो किसके थ्रू रिमूव होता है बच्चे? वो रिस्पायरेशन के थ्रू रिमूव होता है। अब बच्चे इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं, तो एक आपके पास आती है इंटरनल रिस्पायरेशन और एक आती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब बहुत सारे बच्चों को कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन रहती है। अब सांस लेना और सांस का एक्सहेल करना। अब हम कहते हैं कि ब्रीथिंग में क्या होता है? सांस लेना। अब सांस हम लेते हैं, आपने कहा कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, तो उसको आपने रिस्पायरेशन कैसे कह दिया? वो तो हमारे पास ब्रीथिंग होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे सेलुलर रिस्पायरेशन पे भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, फिर ब्रीथिंग क्या आ जाता है, ओवरऑल रिस्पायरेशन क्या आ जाता है। सो डोंट वरी बच्चे, मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। यहाँ पर बच्चे आपके पास दो टाइप्स होती है रिस्पायरेशन की, एक होती है इंटरनल रिस्पायरेशन और एक होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है, इंटरनल रिस्पायरेशन से नाम से ही पता चल रहा है बच्चे कि वो इंटरनली परफॉर्म होती है। अब अगर एक रिस्पायरेशन इंटरनली परफॉर्म होगी बच्चे, तो जाहिर सी बात है वो उसका जो लिंक होगा वो आपकी एटमॉस्फेयर के साथ नहीं होगा। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में बच्चे क्या होता है
कि इसका लिंक एटमॉस्फेयर के साथ होता है, तो जाहिर सी बात है हम जब सांस लेते हैं तो वो भी हम कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो बेसिकली बच्चे रिस्पायरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास इंटरनल रिस्पायरेशन और एक होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है, इंटरनल रिस्पायरेशन को बच्चे हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं, जबकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग बच्चे रिस्पायरेशन की ही टाइप है, इसको आप कंफ्यूज मत किया करें। ब्रीथिंग इज द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन और कौन सी टाइप में आती है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के अंदर। रिस्पायरेशन की दो टाइप्स आ गई बच्चे, इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और उसके अंदर हमने कहा कि हम ब्रीथिंग को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं और सेलुलर रिस्पायरेशन को हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब इंटरनल हमने कहा कि उसका एटमॉस्फेयर के साथ कोई लिंक नहीं होगा, इंटरनली वो कहां पर होगी, तो वो सेल के दरमियान में होगी, वो सेल और ब्लड के दरमियान में होगी। तो दैट्स वाई हमने कहा कि ये क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन है। जबकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में बच्चा एटमॉस्फेयर के साथ लिंक होता है, आपकी जो ब्रीथिंग है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। वन बाय वन हम बच्चे डिटेल के साथ आज इन दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। आ जाते हैं बच्चे इंटरनल रिस्पायरेशन पे, इनकी डेफिनेशन पे आ जाए। सबसे पहले हमने कहा इंटरनल रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, व्हाइल ब्रीथिंग जो है ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द लंग्स। ब्रीथिंग क्या होता है बच्चे, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड लेटिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग क्या है बच्चे, जहां पर आप ऑक्सीजन को लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी यही है बच्चे, ये एक ही प्रोसेस के दो नाम है। अब ब्रीथिंग क्या है, ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है बच्चे, ये आपकी बॉडी है। आप सांस कहां से लेते हैं बच्चे, अपने नेजल कैविटी से। ये आपकी नेजल है, माउथ से भी लेते हैं। तो माउथ और ये जो आपकी नेजल कैविटी है ये मिलकर यहाँ पर ट्रेकिया में मिल जाती है। ठीक है, अब ये ट्रेकिया में मिलेंगी बच्चे, तो ये ट्रेकिया जाके लगता है लंग्स में। यहाँ पर जब हम रिस्पायरेटरी सरफेस आगे डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अदरवाइज बच्चे यहाँ पर हमने क्या समझना है कि ब्रीथिंग क्या है और सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। अब ब्रीथिंग में बच्चे हमने क्या किया कि ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन यहाँ पर गई और यहाँ पर हमारे पास एल्विलाई होते हैं। एल्विलाई को हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं आपके लंग्स में। तो यहाँ पर एल्विलाई होते हैं, बहुत छोटे और बहुत माइन्यूट होते हैं। एल्विलाई के ऊपर अलॉट ऑफ कैपिलरीज होती है। ठीक है, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है बच्चे, ब्लड। अब यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा बाहर। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। जबकि बच्चे हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है, यहाँ पर आपके पास ब्लड वेजल्स हैं और ये आपकी बॉडी के सेल्स हैं। बॉडी के सेल्स आपको कोई भी ऑर्गन है उसके सेल्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, जब ऑक्सीजन जो है उन सेल के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ब्लड वेजल्स के अंदर आएगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। यहाँ पर बच्चे रिएक्शंस होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन की टाइप्स पढ़ी हैं, एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो वहां पर आपने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन होता है कि जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो क्या बना देता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसके बाद बच्चे आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर जाना क्या है, ब्रीथिंग। और यहाँ पर आपकी बॉडी के सेल से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आना और यहाँ पर एटीपी का जनरेट होना, इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। अगली हेडिंग है बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर दो ही गैसेस एक्सचेंज होती है। जो दूसरी गैसेस हैं वो जितनी अमाउंट में जाती है उतनी ही अमाउंट में वापस आ जाती है। आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, इसके अलावा और गैसेस भी हैं, अदर गैसेस हैं, लेकिन वो जितनी अमाउंट में जाएंगी बच्चे उतनी अमाउंट में ही वापस आ जाएंगी। सो इसलिए हम बच्चे उन गैसेस को कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर इनकी कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने इनका नाम मेंशन किया है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। और जबकि ब्रीथिंग में देखा जाए बच्चे तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। यहाँ पर बच्चे ये क्या है, आपके पास ब्रीथिंग है या इंटरनल रिस्पायरेशन है। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होगी बच्चे, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज लंग्स और इन्वायरमेंट के दरमियान होगी। यहाँ से ऑक्सीजन आई और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी। जबकि यहाँ पर बच्चे आपके पास जो भी एक्सचेंज होती है वो ब्लड और आपके जो बॉडी टिश्यूज है, बहुत सारे सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो यहाँ पर जो टिश्यूज है उनके और ब्लड के दरमियान में जो गैसेस की एक्सचेंज होती है और एटीपी जनरेट होता है,
उसको हम बच्चे क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ गया। उसके बाद बच्चे हम कहते हैं कि रिस्पायरेटरी सरफेस कौन कौन सी है। तो अगर रिस्पायरेटरी सरफेस की बात की जाए बच्चे, तो यहाँ पर ब्रीथिंग में आपके पास आ जाती है एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन में या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। अब बात की जाए बच्चे, यहाँ पर आप आ जाए तो ब्रीथिंग में देखा जाए तो यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करेगी और एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और यहाँ पे ट्रेकिया से वो होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो गैसियस सरफेस थी, गैसियस सरफेस क्या होता है बच्चे, जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। अब गैसेस एक्सचेंज कहां से हुई, यहाँ एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन जाती है, एल्वियोलाई से कैपिलरीज में चली जाती है और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्रोंकियोल्स के अंदर आ जाता है। ये जो आपके पास ब्रांचेस हैं इसके अंदर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, कैपिलरीज से ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हुई और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल होगी। तो यहाँ पर बच्चे क्या हुआ कि जो रिस्पिरेटरी सरफेस थी आपके पास वो क्या थी, एल्वियोलाई थी। एल्वियोलाई से ये जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वहां से क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज के अंदर गई। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुई, इसलिए हमने कहा कि ब्रीथिंग के अंदर जो रिस्पिरेटरी सरफेस होती है वो क्या होती है, आपके पास एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो एल्वियोलाई है ये बंच ऑफ ग्रेप्स आपने देखे हो तो वैसे होती है। इसको हम डिटेल में बच्चे आपको मैं एल्वियोलाई को समझाते हुए ये रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट कंसेप्ट ले ब्रीथिंग का और सेलुलर रिस्पिरेशन का। यहाँ पर बच्चे देखा जाए तो जो भी आपके पास रिस्पिरेटरी सरफेस है जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे सेल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो इसलिए हमने इसे कंसीडर किया रिस्पिरेटरी सरफेस। आगे हम बच्चे प्रोसेस को समझते हैं कि प्रोसेसेस में आपके पास वोलेंट्री है या इनवोलेंट्री है। वोलेंट्री वो होती है, वो वाले प्रोसेसेस होते हैं बच्चे जो आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। वाइल इनवोलेंट्री वो वाले प्रोसेस होते हैं बच्चे जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। अब हम ब्रीथिंग की बात करें, अगर आप सांस लेते हैं तो आप सांस को थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइक 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए अपने सांस को रोक सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका अपने सांस को रोकना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए ये प्रोसेस इनवोलेंट्री होता है। तो ब्रीथिंग में हम कहते हैं कि ये प्रोसेस वोलेंट्री भी है, ये इनवोलेंट्री भी है, ये वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग सांस रोक सकते हैं, कुछ लोग नहीं रोक सकते। सो ये वोलेंट्री भी है, ये इनवोलेंट्री भी है। लेकिन बच्चे सेलुलर रिस्पिरेशन की बात करें तो वो आपके इंटरनली परफॉर्म हो रहा है, उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है बच्चे, वो आपके अंदर हो रहा है, तो वो प्रॉपरली इनवोलेंट्री परफॉर्म हो रहा होगा। आप जब सांस लेंगे तो वो प्रोसेस परफॉर्म होगा, आप नहीं भी लेंगे तो वो प्रोसेस जो अंदर ऑक्सीजन होगी उसके साथ परफॉर्म हो रहा होगा। तो सेलुलर रिस्पिरेशन बच्चे इनवोलेंट्री प्रोसेस है, ये आपके इख्तियार में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब एटीपी यूजेस की बात की जाए बच्चे, तो अब ब्रीथिंग की बात की जाए बच्चे, तो ब्रीथिंग में हमारे पास एटीपी यूज होती है। जाहिर सी बात है अगर आपकी बॉडी में एटीपी जनरेट हो रही है तो आप सांस लेने के भी काबिल हैं। अब बच्चे ब्रीथिंग जो है उसमें एटीपी यूज होती है, आपके अंदर एनर्जी है तो तभी आप प्रॉपर सांस ले रहे हो, ठीक है। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, एटीपी यूज होती है। जबकि अगर सेलुलर रिस्पिरेशन की बात की जाए बच्चे तो वहां पर एटीपी यूज नहीं होती, वहां पर एटीपी प्रोड्यूस होती है। गैसेस एक्सचेंज बच्चे दोनों में होता है, दोनों में गैसेस एक्सचेंज होती है, जस्ट गैसेस सरफेस अलग अलग होती है। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चे देखा जाए तो एटीपी प्रोड्यूस होती है। आपके पास सेलुलर रिस्पिरेशन में या इंटरनल रिस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके साथ क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, एटीपी। अब अकरेंस की बात की जाए बच्चे तो अकरेंस में हम कहेंगे कि एक प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन से होता है, ब्रीथिंग जो है वो डिफ्यूजन से होती है। जबकि आपके पास रिस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से होती है, तो हम कहते हैं कि ये अकर होती है बाय ऑक्सीडेशन। अब डिफ्यूजन क्या है बच्चे, आपको पता है कि डिफ्यूजन हमारे पास जब भी गैसेस को किसी भी गैस का मूव करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब बच्चे जब हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इनसाइड द लंग्स कम होगी और बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन मूव कर जाएगी अंदर, ठीक है, इनसाइड मूव कर जाएगी। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इनसाइड बाहर के एटमॉस्फेयर में कम हो तो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर से प्रेशर के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। जब प्रेशर यहाँ पर ज्यादा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चे, तो यहाँ से माउथ के थ्रू या आपकी नेजल कैविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को एक्सहेल हो जाती है, बाहर को निकल जाती है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन के थ्रू परफॉर्म होता है। तो हमने कहा दैट्स वाई हमने कहा कि ये अकर होता है बाय डिफ्यूजन। इसके बाद बच्चे सेल की बात की जाए कि कौन कौन से सेल में परफॉर्म होता है, तो ब्रीथिंग बच्चे लंग्स में परफॉर्म होती है, जबकि आपके पास
रिस्पायरेशन जो है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन है, ये परफॉर्म होती है इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी बॉडी सेल। जितने भी आपके बॉडी सेल हैं उनमें परफॉर्म होती है, जितने भी एवरी सेल है उसमें परफॉर्म होती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे आ जाए बच्चे, अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन की या इंटरनल रिस्पायरेशन की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और वो वहां पर क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। बट बच्चे अगर रिस्पायरेशन की बात की जाए या यहाँ पर हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की बात करें, तो यहाँ पर बच्चे एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते। एंजाइम क्यों नहीं इन्वॉल्व होते? क्योंकि आप इजिली सांस लेते हैं, आप इजिली ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व। जबकि बच्चे सेलुलर रिस्पायरेशन में प्रॉपर रिएक्शन होता है और वहां पर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सो ये था बच्चे आपके पास डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चे अबाउट रिस्पायरेशन, आपकी चैप्टर के स्टार्ट का पैराग्राफ्स थे, स्टार्ट का कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चे, जहां पे हम स्टडी करेंगे अबाउट रिस्पायरेटरी सरफेस। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सरफेस को, और इंशाल्लाह से बहुत इंटरेस्टिंग करके हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।